हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुतालिक बात करना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब सीपीसी को समझा जाता है कानूनी मामलात में। और इसकी रीडिंग जो न्यू कमर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स, उनको ज़्यादा तंग करती है। इस वजह से मेरा मकसद है कि मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो के मुतालिक हो, जिसमें हम सीपीसी को समझने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 5 ऑफ 1908। ये 1908 का एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक कानून है जिसके जरिए जो सिविल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। इस कोड को फॉलो करते हुए सिविल प्रोसीजर के सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं वो चलाए जाते हैं। इसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सारे प्रोसीजर्स जराए बताए गए हैं, तरीकेकार बताए गए हैं कि इसी कानून के मुताबिक जो अदालतें हैं वो अपना काम करेंगी। ये 21 मार्च 1908 को शाया हुआ, जिसके तहत जो भी सिविल नेचर के मुकदमाते या फिर कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको हल करने का तरीकेकार इसी कानून में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। एन एक्ट मतलब एक कानून बनाया गया है टू कंसोलिडेट मजमूई जामे तौर पर, एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स के जो अदालतों के मुतालिक कानूनी मामलात हैं उनको इस प्रोसीजर के तहत फॉलो किया जाएगा, चलाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रियम्बल मतलब दिया गया है कि जो इसका इसकी स्टार्ट या इसकी जो बिगनिंग है वो कुछ इस तरह से है कि वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज के सिविल कोर्ट के अदालतों के जो मामलात हैं उनको मजमूई तौर पर चलाने के लिए और उनमें मतलब जो कवानीन हैं उनमें अमेंडमेंट करने के बाद उनको इस तरह से चलाया जाएगा। अब इसमें तरतीबवार बाकायदा सेक्शंस दिए गए हैं जो कि 151 सीपीसी तक मुश्तमिल है। 151 सेक्शन 1 से लेकर 151 सेक्शन तक ये कानून मौजूद है। इसके बाद फिर इसमें ऑर्डर्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए केसेस को चलाया जाता है या फिर अदालतें अपना काम करती हैं। तो प्रिलिमिनरी मतलब बुनियादी तौर पर इसका जो सबसे पहले सेक्शन 1 है वो कुछ इस तरह से है कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, मुख्तसर सा इसका टाइटल, कमेंसमेंट इसका अमल दरामद, एंड एक्सटेंट इसका फैलाव। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस कानून को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा या इसका फैलाव होगा। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये 1909 जनवरी के बाद से अमल में आएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। मतलब जो सारे सिविल नेचर के मुकदमाते हैं वो इसी कानून के तहत चलाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 2 के मुतालिक बात करते हैं। सेक्शन 2 सीपीसी का इंतहाई अहम सेक्शन है जिसमें डेफिनेशंस, वजाहतें बयान की गई हैं कि कौन से जो अल्फाज हैं उनको किस तरह से समझा जाएगा। तो सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं डेफिनेशंस इन दिस एक्ट, इस कानून में, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट आर कंटेक्स्ट, कि जब तक कोई चीज इसके बरखिलाफ नहीं आती जो नीचे दी गई है या जो इसमें छापा गया है, इसमें मवाद मौजूद है, तब तक इसकी माने कुछ इस तरह से रहेंगी कि सबसेक्शन 1 कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड मतलब उसूल या फिर कवानीन, उसूल। Subsection 2 decree. Decree means the formal expression of an adjudication which so far as regards the code expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final.
डिक्री के माना है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब जो कोर्ट की तरफ से बयान किया जाता है उसी को ही जो मामलात हैं एडजुडिकेशन की गई है, मतलब मुकदमात की सुनवाई की गई है, हल निकाला गया है, कानूनी तौर पर उस मसले को हल किया गया है, तो उसके जो एक्सप्रेशन, मतलब जो मुकदमात में फैसला दिया गया है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स, के जिसमें हुकूक बयान किए गए हैं पार्टीज के, जो मुकदमा लाया गया था कोर्ट की जानिब आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, या तो वो बुनियादी या फिर फाइनल जो मसले का हल निकाला गया है तो उसको डिक्री कहा जाएगा। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेन को भी डिक्री समझा जाएगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, किसी भी जो सवालिया बात होगी या जो मुकदमा होगा विद इन सेक्शन 154 144 के तहत, एंड एन ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 99, 101 और 103 ऑफ ऑर्डर 21 व शैल नॉट इंक्लूड, के मुकदमात में जो सवालात उभारे जाएंगे जो कि सेक्शन 144 में दिए गए हैं, बयान किए गए हैं, और ऑर्डर रूल 60, 98, 99, 101 या फिर 103 ऑर्डर 21, बट इसके अलावा जो नीचे दिए गए हैं वो डिक्री नहीं होंगे। अब कौन से अल्फाज को डिक्री नहीं समझा जाएगा या जो चीजें उनको डिक्री नहीं समझा जाएगा? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, के अगर किसी मुकदमे की एडजुडिकेशन हल निकाला गया है, हल दिया गया है, लेकिन उसको अपील के तौर पर चैलेंज किया गया है या उसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है, तो वो डिक्री नहीं होगी। एनी ऑर्डर आर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, किसी भी किस्म का ऑर्डर जो कि डिफॉल्ट की सूरत में डिसमिस हो जाता है तो उसको डिक्री नहीं समझा जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो को रोककर पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। और बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 की जानिब के डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर किसको कहा जाएगा या कौन होगा, तो इसके माना कुछ इस तरह से होंगे। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। डिक्री होल्डर मतलब जिसके हक में, जिसके फेवर में या जो डिक्री जिसने हासिल की है उसके माने होंगे वो शख्स जिसके हक में या जिसके लिए डिक्री पास की गई है। आर एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या फिर किसी डिक्री को या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सके या करवाया जाए तो उसको डिक्री होल्डर कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, के डिस्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जो असली जिसके मुकदमात चलाने की जुरिस्डिक्शन हद होगी वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलवाएगी। हियर एंड आफ्टर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसके माना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो मुकदमात को चला सके, जिसमें चलाने की सकत हो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। और उसके अलावा अगर लोकल लिमिट्स से हाई कोर्ट के अंडर फॉल करते हैं तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन या दूसरे मामलात में केस हाई कोर्ट में मुंतकिल हो जाता है तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसी कोर्ट या अदालत जो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर कायम की गई हो उसको पाकिस्तान के बाहर की कोर्ट कहा जाएगा, गैर पाकिस्तानी कोर्ट कहा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने जो लफ्ज निकाला गैर पाकिस्तानी कोर्ट अदालत के माना होंगे कि मतलब एक ऐसी अदालत जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की एम्बेसी में रशिया में, चाइना में, ईरान में, सऊदी अरेबिया या अमेरिका, बरतानिया या फ्रांस में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अख्तियारात देती है, कानूनी लेजिस्लेशन एक
कानून बनाकर एक अख्तियारात दे देती है तो उसको अदालत तो माना जाएगा लेकिन फॉरेन कोर्ट समझा जाएगा, या फिर वो कोर्ट जो पाकिस्तानी हुकूमत की अंडर नहीं होगी। फॉरेन जजमेंट, अच्छा यहाँ पर फॉरेन कोर्ट के मुतालिक जो मैंने डेफिनेशन बयान की है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी बयान करदा है। अगर आपको किसी भी किस्म के खदशात या ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही या कोई इख्तलाफ है तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट करके और इसमें करेक्शन के लिए सजेशन दे सकते हैं, या फिर करेक्ट आप मुझे इसमें अगर कोई हाईलाइट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं आप, तो आपकी उस जो सजेशन होगी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और यहाँ पर मेरी इस वीडियो बनाकर आपको पढ़ाने समझाने का मकसद आपकी रहनुमाई है, ना कि आपको किसी भी किस्म के कानूनी मामलात में उलझाना या परेशान करना। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन आती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन जजमेंट मीन्स के एक ऐसी जजमेंट है जो कि गैर पाकिस्तानी कोर्ट ने फैसला सुनाया हो। मिसाल के तौर पर फॉरेन जजमेंट मतलब इंडिया की कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो वो फॉरेन जजमेंट होगी, और फॉरेन कोर्ट मतलब एक ऐसी कोर्ट अदालत जो कि पाकिस्तान के ना अख्तियारात में आती है और ना उसकी कोई अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पर इंडिया की जो कोर्ट है उसको फॉरेन कोर्ट कहा जाएगा, या यूएनए कोर्ट है उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको फॉरेन कोर्ट कहा जाएगा। अमेरिका की अदालत, रशिया, चाइना, फ्रांस जो भी कोर्ट होगी जो कि पाकिस्तान की ना तो हुदूद में है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अख्तियारात के मुताबिक अंडर काम कर रही है तो उसको फॉरेन कोर्ट कहा जाएगा, फॉरेन जजमेंट जो उसने फैसला दिया है। गवर्नमेंट प्लीडर मतलब सरकारी वकील जिसको आम जबान में कहा जाता है। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर appointed by the provincial government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader। के गवर्नमेंट प्लीडर मतलब जो भी सूबाई हुकूमत की तरफ से सरकारी अफसरान मुकर्रर किए गए हैं जो कि इस कोड के तहत अपने हुकूक सरअंजाम दे रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाएगा। गवर्नमेंट प्लीडर एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, या फिर कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसको अपना सबऑर्डिनेट मुलाजिम मुकर्रर किए जाने के बाद कोई अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाएगा। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। जज मीन्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। Judgment means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order। Judgment means के स्टेटमेंट मतलब जो बयान किया गया हो जज की जानिब से डिक्री या ऑर्डर के बुनियाद पर उसको जजमेंट कहा जाएगा। जजमेंट डेप्टर means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। जजमेंट डेप्टर मतलब जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया हो, जिसके खिलाफ डिक्री या फिर ऑर्डर पास किया गया हो जिस पर एग्जीक्यूशन हो उसको जजमेंट डेप्टर कहा जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कानूनी वर्सान या जो वारिसान होते हैं, वारिस हैं, जो अगर किसी की फौतगी की सूरत में उसके जो कानूनी वर्सान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उस सूरत में उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। मीजनी प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। मिजनी प्रॉफिट्स मतलब वो फवायद जो कि हासिल किए गए हैं किसी प्रॉपर्टी से जिसमें किसी शख्स ने गैर कानूनी कब्जे के तौर पर जो प्रॉपर्टी हथिया ली है और हासिल किए हैं, या फिर उसमें ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब जानबूझकर किसी भी तरीके या जराए से उसने उस पैसे कमाए हों,
टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बुनियाद पर या फिर ऐसे ही उसने अगर कोई फ़ायदा हासिल किया हो तो वो मीज़नी प्रॉफिट्स समझे या पढ़े या बयान किए जाएंगे। और मीज़नी प्रॉफिट्स वो नहीं होंगे जो कि इम्प्रूवमेंट्स, मतलब अगर खर्चा किया गया हो किसी प्रॉपर्टी पर। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी की एक जस्ट डेफिनेशन दी गई है कि ग्रोइंग क्रॉप्स जो कि उभरते हुए कोई फसलें हैं। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की जाए, उसको रखा जाए या उठाया जाए। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। ऑर्डर मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन कि कोर्ट ने एक एक्सप्रेशन मुजाहरा किया है किसी डिसीजन का सिविल कोर्ट में जो कि डिक्री नहीं है। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर एन अदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। प्लीडर मतलब जो सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जो वकील है या फिर एडवोकेट जिसको कहा जाता है, या जो हाई कोर्ट में अटॉर्नी के तौर पर किसी को रिप्रेजेंट करता है उसको प्लीडर कहा जाता है, जो कि कानूनी तौर पर किसी की नुमाइंदगी करता है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रेस्क्राइब्ड मतलब उसूलों के तहत बयान किया गया हो। पब्लिक ऑफिसर means a person falling under any of the following descriptions, namely पब्लिक ऑफिसर के माना कुछ इस तरह से होंगे कि एवरी जज, हर वो जज जो कि अपॉइंट किया गया वो पब्लिक ऑफिसर होगा। एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत सर्विस खिदमत अंजाम दे रहा है तो उसको पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। एवरी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान वाइल इन द सर्विस ऑफ स्टेट, हर वो ऑफिसर जिसने कमीशन दिया हो या फिर गजेटेड ऑफिसर हो मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स, हवाई फोर्स में, तो उसको पब्लिक ऑफिसर कहा या समझा जाएगा। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इज इट इज, मतलब हर वो पब्लिक ऑफिसर होगा नुमाइंदा जो कोर्ट में अपॉइंट किया गया हो, भर्ती किया गया हो कि वो कोर्ट के जो मामला थे उसको देखे या चलाए। Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person, के हर वो मुलाजिम जो कि किसी को कैद सलासल में रखे, कैद पाबंद में रखे, जिसको कानूनी तौर पर अख्तियारात दिए गए हैं, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा। मतलब लॉ इन्फोर्समेंट के जो अफसरान हैं या जो मुलाजमीन हैं उनको पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, के मतलब जराइम की रोकथाम के लिए जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जो पब्लिक की हेल्थ, सेफ्टी या कन्वीनियंस के जो मामलात को देख रहा है वो पब्लिक ऑफिसर होगा। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, मिसाल के तौर पर जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रख रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जैसे नेशनल बैंक के मुलाजमीन हो गए या फिर स्टेट बैंक के मुलाजमीन, तो उनको भी पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। एवरी ऑफिसर इन द सर्विस आर पे ऑफ द गवर्नमेंट आर रेम्यूनरेटेड बाय फीस आर कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। हर वो नुमाइंदा जो या हर वो ऑफिसर जो कि खिदमत अंजाम दे रहा है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, जिसको उजरत मिल रही है, फीस मिल रही है या फिर कमीशन की सूरत में पैसे मिल रहे हैं अपने फराइज अंजाम देने की सूरत में, तो उसको जो पब्लिक ड्यूटी दे रहा है तो उसको भी पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा या कहा जाएगा। Rules means and forms contained in the first schedule are made under section 122 or section 125। रूल्स मतलब जो कि शेड्यूल में बयान किए गए। शेयर इन अ कॉरपोरेशन मतलब जो कि स्टॉक या फिर डिबेंचर, स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो बॉन्ड्स में अगर कोई शेयर होता है तो उसको भी शेयर इन कॉरपोरेशन कहा जाएगा। साइंड सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प्ड। साइंड मतलब साइन किया हुआ, मतलब जो कि एक जजमेंट, डिक्री या जो भी मामला आते हैं उनको साइन किया गया हो। अब इसमें आप देख सकते हैं नीचे
के कमेंट्स दिए गए हैं, इसको आप समझने के लिए बआसानी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर फिलहाल के लिए रोकूंगा और अगली आने वाली वीडियो में मजीद टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूं कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से किसी भी शहर से। अपने सिविल, क्रिमिनल या कोई भी आपके मामला हो उनके मुतालिक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो की मदद से आपके लिए रहनुमाई हो जाएगी और आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।